नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुके एनडीए और इंडिया के घटक दल के बीच सियासी इम्तिहान का कारक बने 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए। इन परिणामों के मायने तय किए जाना बहुत जरूरी है कि इनके अर्थ क्या निकाले जाए। इस रिजल्ट का, परिणाम का किस प्रकार से असर दिख सकता है, देश की राजनीति में आ रहे नए मोड़ इसकी क्या दिशा और दशा तय करेंगे, इस पर सबके निगाहें हैं। लेकिन निगाहें इन 7 सीटों पर भी थी जिस पर आज सवाल आपका में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच साख का सवाल बना, इन 7 सीटों का उपचुनाव किसके पाले में गया है? क्या इंडिया गठबंधन को इसमें कामयाबी मिली है या नहीं? वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने इन चुनावों में कितना दमदार प्रदर्शन किया है? सवाल ये भी, वो इन चुनाव के परिणामों का क्या 2024 में असर देखने को मिलेगा? ये भी बड़ा सवाल है। अब आपको दिखाते हैं इन 7 सीटों के चुनाव का परिणाम कौन सी पार्टी के खाते में गया है। 7 विधानसभा सीटों का परिणाम। त्रिपुरा विधानसभा की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा। त्रिपुरा की बोक्सानगर और धानपुर सीट पर बीजेपी की जीत। केरल की पुथुवली सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बंगाल के धूपगुड़ी उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को हराया। यूपी की घोसी विधानसभा सीट सपा प्रत्याशी जीते। डुमरी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इन 7 सीटों के उपचुनाव के नतीजों ने साफ किया है कि बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी ये परिणाम सुखद कहे जा सकते हैं, जहां विपक्षी खेमे के पास 4 सीटें आई हैं। हालांकि कुछ जगहों पर विपक्षी खेमा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ता नजर आया, लेकिन उसके बाद भी चुनाव परिणाम दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक कहे जा सकते हैं। इन परिणामों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की प्रतिक्रिया का दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें दोनों खुद को ताकतवर बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये परिणामों की वास्तविक स्थिति आगामी 2024 के चुनाव में भी ऐसी ही नजर आएगी, ये जानना जरूरी है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो 7 सीटों के नतीजे सामने आ गए, जिस पर 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत के मायने क्या है, इसका परिणाम क्या दिखेगा, असर क्या नजर आएगा आने वाले दिनों में, उससे जुड़े कुछ सवालात हैं। पहले आपको एक एक करके सवाल दिखाते, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चुनावी समीक्षा कैसी रही ये परीक्षा? बड़ा सवाल ये है, कितना मजबूत एनडीए संगठन नजर आया इन चुनाव में जो दावा किया जा रहा था, और क्या इंडिया गठबंधन साथ दिखा जो पहले बातें हो रही थी? 24 का संदेश क्या है? जनादेश, ये जनादेश क्या कहता है? कैसे 24 का संदेश दिया है? तो ये परीक्षा कैसी रही इंडिया के लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से, एनडीए के हिसाब से, और क्या इससे ये तय होगा कि 2024 के परिणाम भी इस प्रकार से दिख सकते हैं? इसके साथ साथ ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम होता है, आप इस कार्यक्रम के जरिए मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, एक एक करके सवाल आपको दिखाए। अब नंबर प्लेट आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रही, इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको क्या लगता है इन परिणामों का जो असर है, प्रभाव है, क्या दिखेगा? इससे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिहाज से इन परिणामों को लेकर आपका क्या मानना है, क्या कहना है? आप भी बात रखें और हम भी कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। मेरे साथ प्रदीप भटनागर है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। भटनागर साहब, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रेश सिंह है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। चंद्रेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहला सवाल प्रदीप भटनागर साहब से करना चाहूंगा। 7 सीटों का चुनाव होता है भटनागर साहब, उसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हैं। त्रिपुरा से 2 सीटें आप ले जाते हैं और एक उत्तराखंड की सीट भी आपके खाते में चली जाती है। लेकिन 3 के मुकाबले 4, 3:4 का आंकड़ा ये रहा। क्या संतोषजनक ये आपके लिए परिणाम है, बेहतर ये परिणाम है, या फिर कहीं और ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नजर आती थी, जहां कहीं कोई चूक रही है? भटनागर साहब देखिए, बिल्कुल परिणाम जो आए वो जनता ने दिए और वो स्वीकार है, सह स्वीकार है जी। और हम तो नतमस्तक लगाते हैं उस जनता को, भारतवर्ष की, जिन्होंने हमें रिजल्ट दिया। पर हार जीत का नहीं है। हो सकता है हम कहीं हमारा काम पसंद नहीं आया या विचार पसंद नहीं आए, उस पर विचार विमर्श करेंगे। और जहां हम विजयश्री हुए, मगर संतुष्टि है कि 7 विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हुए उसमें हमें 3 मिली,
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम नंबर 1 रहे जो भारतवर्ष में हुए चुनाव में। और आप अगर और जगह देखिए मैं तो बधाई देता हूँ कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी, कम से कम किसी ने गंगा जली मुंह में डाली तो सही, कहीं कुछ उन्हें जीविका मिली, अच्छी बात है। मगर आप ये देखिए कि अभी जैसे शमशेर साहब आपने कही कि ये एक दूसरे की नहीं है तो देश के क्या बनेंगे ये। इन्हें सबसे पहले अपना बनना चाहिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि सब जगह अलग अलग चुनाव लड़े, और देखिए ये नहीं सब जगह नहीं कहा मैंने, कहा कुछ जगह, मैंने सब जगह नहीं कहा भटनागर साहब, सब जगह नहीं कहा। आप अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। जी बोलिए। मैं थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ मैंने सब जगह नहीं कहा, मैंने कहा कुछ जगह, सब जगह नहीं कहा मैंने। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ जगह में गिनती के साथ तो थी, अगर 4 जगह 3 जगह 2 जगह लड़े वो यूनिटी दिखाई देती है ना, अच्छी है। तो लड़ाई आज जो है लोकसभा में वो लड़ाई है एक दूसरे को बचाने की। देश के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता, देश के लिए कोई भी संगठन नहीं बनाना चाहता। ठीक है भटनागर साहब, क्या मानकर चलते हैं कि आपको लगता है कि भाई ये साथ आए हैं, उस साथ आने से नुकसान हुआ है क्या बीजेपी को? चलो ठीक है, आपने कहा कि हम 3 जीते हैं, बाकी तो 3 भी नहीं जीते, हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरे हैं सातों में, लेकिन आपको लगता है कि नहीं? एक सवाल है मेरा, आपको लगता है कि ये साथ आने से कुछ नुकसान हुआ बीजेपी को? अरे घोसी में हमें नुकसान हुआ है, तो कोई आपत्ति नहीं कहने का, घोसी में नुकसान हुआ है। अगर कांग्रेस के 1000-2000 वोट हैं जो हमें मिलने चाहिए, हमें नहीं मिले, जो एक जो संयुक्त दल मिलके लड़ा उन्हें चले गए। समाजवादी भी है, समाज पार्टी भी, अन्य दल भी हैं जिन्होंने ये कहना चाहते हैं कि 1000-2000 वोट असर डाल सकते हैं। भटनागर साहब, ये आपको लगता है कि 1000-2000 वोट भी जो है वो चुनाव के परिणाम पर असर डाल सकते हैं? और अगर ऐसा आगे भी रहा तो फिर क्या होगा? अगर ये 1-1000 2-2000 वोट जो आपको लगता है कि कांग्रेस के खाते में सिर्फ इतने ही वोट हैं, ये भी अगर किसी ऐसे प्रत्याशी के साथ चले गए तो फिर क्या स्थिति बनेगी लोकसभा में? देखिए मैं समझता हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, घोसी की बात करें, तो कहीं मुझे लगता है कि जनता का रोष भी था दारा सिंह जी के प्रति, कि जो उन्होंने उपचुनाव कराया, उससे पहले भी 4-5 साल में जो 2-4 बार चुनाव हो गए, तो लगता है कि कहीं जनता का उसका एक रोष था उस चीज के बारे में, उसे आप नकार नहीं सकते। कड़वा जरूर हो सकता है मगर नकार नहीं सकते। कड़वा बोलने के लिए भी आपको हृदय चाहिए, घी लगी बातें क्रीम लगा के सब कुछ बोल सकते हैं, मगर जो लेकिन बागेश्वर में आप लोग जीते हैं, बागेश्वर में जो चुनाव का परिणाम सामने आया है, तो क्या उसको भी हम ये मानकर चले कि बहुत बम्पर जीत है ये? देखिए उपचुनाव में तो आप हमको पता ही है कि कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ, मगर उपचुनाव में हमेशा वोटिंग कम होती है। मगर क्या है, उस दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर जो हमें जीत कम मार्जिन से भी मिली है तो वह वो सह स्वीकार है। नहीं, कुछ जगह तो 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कुछ जगह तो 80% से ज्यादा वोट। भटनागर साहब, कुछ जगह तो 80% ज्यादा वोटिंग हुई, वहां पर आप त्रिपुरा में अच्छे खासे आप वोट लेकर गए हैं, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि भाई उपचुनाव में वोटिंग कम होती है? हाँ मान लिया एक आध जगह हो सकता है, लेकिन सब जगह ऐसा थोड़े हुआ है। बिल्कुल से ये भी बात कोई दोहरा गलत नहीं है। देखिए जनता का रुझान क्या है, उनके रुझान से प्रतीत है कि आप कितना जागरूक है वोटिंग को लेके। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे त्रिपुरा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, ये तो हमारे भारतीय। ठीक है, भटनागर साहब को ये लगता है कि भाई देखिए ये परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान तो हमें हुआ है, कांग्रेस साथ आई है सपा के। चंद्रेश सिंह मेरे साथ बने हुए कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। चंद्रेश सिंह जी, देखिए जमशेदी जरूरी नहीं है आप 100% जीत जाएंगे। हाँ, आगे की बात नहीं कर रहे ना, अभी की बात कर रहे हैं। आपने कहा, मैंने सिर्फ वही कहा भटनागर साहब, आपकी बात को ही मैं पूछ रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैं चंद्रेश सिंह जी पूछूंगा। चंद्रेश सिंह जी, प्रदीप भटनागर कहते हैं कि देखिए आपको, आवाज बढ़वा दीजिए। चलिए आवाज बढ़ा दीजिए, मुझे लगता है उन तक बात नहीं पहुंच रही। चंद्रेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चंद्रेश सिंह जी? जी चंद्रेश सिंह जी, ये परिणाम क्या कहते हैं? प्रदीप भटनागर जी मान रहे हैं कि नुकसान तो हुआ है, चाहे कांग्रेस के 1000-2000 वोट ही थे, वो भी अगर सपा को चले गए तो, लेकिन आगे के लिए कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ अब तक के लिए, आगे दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, देखिए उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सफल हैं। उन्होंने विकास के नाम पर लोगों को सुना और अफवाह पकड़ाया। लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति गहरी आक्रोश, इस त्रिपुरा में और उत्तराखंड में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। आप देखिए 7 सीटों उपचुनाव में 4 सीट इंडिया अलायंस के पास गई और 3 सीटें इनके पास है। त्रिपुरा में हम 1 सीट जीत सकते थे, वो नहीं जीत पाए। और उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की सीट इनके ही पास थी, लेकिन उम्मीद था कि वहाँ जो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक और लगभग दोपहर तक 12-1-2 बजे तक वहाँ बहुत कांटे की लड़ाई रही। उसके बाद इनकी वहाँ पर बढ़त देखी गई। तो इससे तो स्पष्ट हो गया
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के बीच आक्रोश है और जो लहर भाजपा का बताया जा रहा था वो खत्म हो चुका है। घोसी उपचुनाव से एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, शायद उस पर अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो लोग एक समूहा बनाए थे भारतीय जनता पार्टी को बसपा मदद कर रही है, बसपा मदद कर रही है, हो सकता है कि मायावती जी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते भी हों, लेकिन बसपा के वोटरों ने भाजपा को नजरअंदाज किया है और वो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट था उसको वोट देने का काम किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी कुनबा मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री उस क्षेत्र में लग गए थे, विधायक सांसद सब लग गए, उसके बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वहां की जनता ने एक तरफा भाजपा के खिलाफ वोट किया। चंद्रेश जी आपके पास आ रहा हूँ, दर्शक मेरे साथ है पानीपत से जगदीश जी, उनसे जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। जगदीश जी बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जगदीश जी बोलिए, सुन पा रहा हूँ आपको। जगदीश जी टीवी की आवाज कम करें आप, मुझे लगता है टीवी भी सुनना चाहते हैं और कॉल भी करना चाहते हैं, मुझे लगता है टीवी की आवाज कम कर दे आप, फिर बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जगदीश जी बोलिए। तो जी ऐसे ये तो अभी ट्रेलर चला है, अभी तो फिल्म बाकी आने वाली है इसकी, तो इनका तो जितना घमंड हो गया ना, छोटे से लेके बड़े आदमी तक बीजेपी वालों को घमंड आ गया। इनका घमंड अब टूटने वाला है। अभी तो ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर 5 अभी और आने वाली है रिजल्ट, उसके बाद इनको सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है देश में। जी। ऐसी झूठी घोषणाएं, झूठे काम जितने इनके पास रह रहे हैं, बस तो झूठी घोषणाएं और कुछ नहीं है। कोई काम नहीं होता शायद झूठी घोषणा के। जी शुक्रिया जगदीश जी बातचीत के लिए। हरियाणा में पढ़ा था। ठीक है, भाई आपको विद्युत जगदीश जी का कहना है कि घमंड हो गया, झूठी घोषणाएं करते हैं। भटनागर साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। चंद्रेश जी आपको लगता है कि ये इंडिया महागठबंधन की जीत है? अगर इंडिया महागठबंधन की जीत होती तो बागेश्वर में आप लोग जीत जाते, और भी कुछ जगह जैसे आप लोग चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन के साथ बात कर लेते हैं, या फिर गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस पार्टी को तो एक सीट मिली है ना, तो क्या माना जाना चाहिए, कांग्रेस मजबूत हुई कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है? नहीं, देखिए कांग्रेस भी मजबूत है, इंडिया गठबंधन भी मजबूत है। घोसी में हमने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लिखित समर्थन दिया, ठीक है, और वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर कैंपेन किए, लोगों के बीच गए, नुक्कड़ सभाएं की, और भारतीय जनता पार्टी और दारा सिंह का जो झूठा वादा था, उनकी जो झूठ थी, उनको जनता के बीच रखने का काम किया, और जनता ने बखूबी हमें सुना। वहां पर सुहेलदेव समाज पार्टी के जो नेता थे, जो बयान देते थे, अनर्गल बयानबाजी करते थे, उनके जिन वोटरों पर वो अपना दावा करते थे, वो सभी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने का काम किए। अनुसूचित जाति के लगभग वोट हमें प्राप्त हुए वहां पे, बसपा के जो वोटर थे वो भी वोट किए, माइनॉरिटी के वोट हमें मिले। हाँ, सभी लोगों का, क्योंकि इतना बड़ा जीत, जो इतनी अधिक अंतर से जो जीत होता है, उसमें किसी एक दो जाति के तो समर्थन से होगा नहीं, तो सबके समर्थन से होगा। हर गांव में बढ़त रही। लेकिन ये नाराजगी भी तो हो सकती है कि एक प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतने के बाद सपा से बीजेपी में चला जाता है, तो लोगों में नाराजगी तो हो सकती है। देखिए हमने ये बात होगी, देखो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए ना कि ये ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह क्यों देते। वो समाजवादी भाजपा छोड़कर सपा में जाते हैं, सपा से चुनाव लड़ते हैं, फिर बीच में ही मंत्री बनने के लिए सपा का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम देते हैं। आखिर ये जोड़ गुणा गणित में आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही? तो जीतना इसके लिए दोषी दारा सिंह चौहान है, उतनी ही दोषी भारतीय जनता पार्टी भी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी प्रदीप भटनागर जी, जितना दोषी दारा सिंह है उतना ही दोषी भारतीय जनता पार्टी भी है। और एक दर्शक पानीपत से जगदीश कह रहे थे कि घमंड आ गया है आपकी पार्टी में, आपके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, जनता के दिल से ऐसी आवाज निकल रही है, तो क्या किया जाएगा? किसको घमंड हो गया है? नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप भटनागर जी से, चंद्रेश जी से बात नहीं कर रहा। हाँ भटनागर साहब सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो बात चंद्रेश जी कर रहे हैं उस पर भी जवाब चाहेंगे, और एक दर्शक ने भी कहा कि घमंड आ गया, क्या ऐसा है? क्या दर्शक क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं? देखिए, ये जनता की सरकार है, इसका नाम नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारत की जनता की पार्टी है, हमें कोई घमंड नहीं है। आपके वोट ने हमें बनाया है, आपको अगर लगता है तो हम आपका वोट ही हमें जीरो कर देगा, मगर आपने कहा कुछ नहीं किया। आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे थे, शायद आप हरियाणा से हैं, तो थोड़ा बता दीजिए कि जो
करनाल वाला रोड है, सोनीपत शुरू होता है और सोनीपत से लेकर पानीपत तक जो भी नए ब्रिज बने हैं अपने कार्यकाल में बनाए हैं, तो किसने बनाए हैं? जो आज हाईवे चंडीगढ़ जा रहा है उसको सुरगम और अच्छा बनाने के लिए काम किसने किया है? देखिए, मुंह देखी बात नहीं करो, जो टीवी पे आया आपने बैठ के बोल दिया कि घमंड और फलाना काम नहीं करा, वो तो चीजें हैं। आप बताइए, अगर इंडिया इतने अच्छे और अच्छे साहूकार हैं तो 24 दल एक साथ क्यों हो गए? ये देश की बात क्यों नहीं करते? देश के विकास की बात क्यों नहीं करते? माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोला कि बताइए आपके देश की स्ट्रेटेजी क्या है, आपको आगे लाने के लिए क्या योजनाएं हैं, आपको आगे प्रगति पे लाने के लिए, आप विश्व में कितने नंबर पे लेके जाएंगे आर्थिक स्थिति को लेके, 5G को 6G को लेकर? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या है, मेरे दर्शक जिन्होंने सवाल करा है, कभी पूछे तो एलायंस से कि आपका मापदंड देश चलाने में क्या है? इनका है केवल अपने जो भी इनके जो आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं उनको खत्म करना। जो शराब के मामले चल रहे हैं, देश को लूटने के मामले चल रहे हैं, ये केवल उस चीजों के लिए अलायंस बना है। इन्हें देश से मतलब नहीं। अगर देश से मतलब होता तो एक साथ चलकर अलग लड़े। आप ही बता दीजिए जी कि अभी राजस्थान गए थे अरविंद केजरीवाल, वहां 10 अभी गारंटी दे के आए, वो तो आपके अलायंस है। जब छत्तीसगढ़ गए वो भी दे के आए वहां पे। ठीक है, तो चीजें ये आप एक दर्शक मेरे साथ है चेन्नई से, प्रेम है। अपने पानी कसरी छुपाने के लिए बनाया। ठीक है, प्रेम चेन्नई से एक दर्शक है, जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, खाली घमंड नहीं है, अहंकार भी है। जैसे ये कह रहे हैं ना, लोकसभा में पीएम साहब ने कहा, लोकसभा में तो पीएम साहब ने कहा एक अकेला सब पर भारी भी। कहने का मतलब है, बोलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी कड़ी है इस बात में। कहने का मतलब है 4 ही सीट क्या है सर, इनको तो 7 ही हारने चाहिए। इनका जो जिस हिसाब से घमंड, अहंकार और क्या क्या बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर, सोचने की एक चीज है कि इतनी ताकतवर सरकार होके भी ये 4 सीट नहीं बचा पाई है। सोचने का मतलब है, घमंडी दूसरों को बोलते हैं। दर्शक बात कर रहे हैं भटनागर साहब, दर्शक सवाल पूछ यहाँ रहे हैं। सरकार नहीं है, वहाँ बोलते हैं कि वहाँ अपराधी भटनागर ज्यादा है। साहब, ये दर्शक पूछ रहे हैं, आप सवाल सुने ना, आप उसमें धैर्य रखें। 6 बार जम्मू कश्मीर घूमी है, वही प्रधानमंत्री सरहदों पे। अरे भटनागर साहब, आप समझ नहीं रहे, कार्यक्रम दर्शकों का कार्यक्रम, आप जवाब देंगे। प्रेम दर्शक है चेन्नई से, वो पूछ रहे हैं, आपने कहा हरियाणा से हैं। सुनिए, नहीं आप उनको बोलने देना। दर्शक कॉल करे तो मैं अपेक्षा करता हूं कि प्रवक्ता कोई नहीं बोलेगा, उनका सवाल सुन ले पहले। वो तो चेन्नई से बोल रहे, हरियाणा थोड़े बोल रहे थे। में जा रहा था, उसको मोदी जी ने क्यों नहीं बचाया? क्या 9 साल में आते आते उन्होंने बचा लिया सब? क्या हम इतने बड़े ऐसे ही हो गए, हवा पानी खाते ही बड़े हो गए? कमाल की चीज है सर, हर चीज। ठीक है, जवाब लेते हैं। ठीक है प्रेम, ठीक है प्रेम जी, आपने सवाल किया कि उनके हिसाब से तो आपको 7 सीटें हारनी चाहिए थी। दर्शकों का अपना कहना है। अब हरियाणा की बात करते, चेन्नई से भी कोई ऐसी बात कर रहा है तो क्या कहा जाएगा? भटनागर साहब आप बताइए साहब, दिल्ली से चलेंगे या मुंबई के लिए जो एक्सप्रेसवे बनाया है, क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए बनाया है? उस पर देश दुनिया नहीं चलेगी। नहीं तो क्या पहले ये एक्सप्रेसवे बने नहीं थे क्या? मैं जानना चाहता हूँ, क्या पहले एक्सप्रेसवे नहीं बनते थे क्या? सिर्फ अभी बन रहे हैं पिछले 5 साल में, 9 साल में? सारे एक्सप्रेस पे जो बनते थे तो वो जो है प्रतिदिन 11 किलोमीटर क्यों थे? 20 ये किलोमीटर तुलना आप कर सकते हैं कि पहले कम बनता था, अब ज्यादा बन रहा है, पर आप तो एक ही बात कहते रहते हैं कि एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। लेकिन जो परिणाम आए हैं 7 सीटों के, उस पर मैं जानना चाहता था कि क्या आपको लगता है कि विकास की दौड़ की जो आप गति की स्पीड की बात कर रहे हैं, उस स्पीड के लिहाज से वोटों की स्पीड भी जो है बैलेट बॉक्स में आई है? शमशेर जी, मुझे बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये वही भारत की जनता है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार अगर नकल बंद कर दे तो सीट कम कर दे, क्योंकि इनको है ना चीजें दिखती है अपने फायदे की, देश की नहीं दिखती है। वो बोलना नहीं चाहिए। मुझे कुछ लोग हैं, मुझे शब्द नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि क्या है ना, आदमी अपनी जेब देखता है, दुनिया के देश की जेब नहीं देखता है। क्या इनको पता है जब कांग्रेस सरकार जब जा रही थी कि AK-47 खरीदने के लिए? ठीक है, आपने एक सवाल किया चंद्रेश जी से कि आप लोग कहां पर एकजुट हैं। आपका ये कहना है कि आप कहां एकजुट हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं, आप लोग कहां एकजुट हैं? आप आम आदमी पार्टी अपनी बात रख रही है, चंद्रेश जी हरियाणा में जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में जाते हैं तो अपनी घोषणाएं कह रहे हैं, तो फिर आप लोग कहां पर ये कहते हैं कि हम सारे घटक दल एक साथ नजर आते हैं? हमारा जो इंडिया अलायंस है वो 2024 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बना है। ये एक मिनट चंद्रेश जी, आपने कहा कि उसके लिए तैयार किया हमने 2024 के लिए। तो जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है वो तो ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई देखिए, कहने के लिए शायद हाथी के दांत कुछ और खाने के और है। मैं बता रहा हूँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं
तो सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, चुनाव लड़ने की आजादी है, हमारे अलायंस के साथ भी लड़ने की आजादी है, और यदि वो अलायंस से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भी स्वतंत्रता है। ठीक है। को हम अब एक सवाल तो छोटा बना सा नहीं मेरा, सकते। चंद्रेश जी आपसे एक सवाल है मेरा। ठीक है, आपने कहा कि सबको आजादी, लेकिन वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल क्या ये थोड़े कहेंगे कि गहलोत सरकार ने यहाँ पर विकास के कामकाज की गंगा बहा दी है, और देखिए अब मैं अपने स्तर पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में उतारूंगा, लेकिन फिर भी जिताइए हमें। ठीक है, उनकी स्वतंत्रता है, वो अपना सबको जो आजादी है, समझ में आए लेकिन वो जब आप करेंगे, अलायंस विचार में हैं, मिलेगा। अब आप इंडिया महागठबंधन में हैं, और अगर कोई कांग्रेस पार्टी की जाकर के आलोचना कहीं पर करे तो फिर क्या कहा जाएगा? भाजपा और कांग्रेस के क्रियाकलाप में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी अपने आनुषंगिक संगठन या फिर जो इनके घटक दल हैं उनके गर्दन में हाथ लगाकर गठबंधन करती है, जबकि हम हाथ मिलाकर गठबंधन करते हैं। यदि हमसे कोई हाथ छुड़ाना चाहे, गठबंधन से बाहर जाकर कोई निर्णय लेना चाहे तो स्वतंत्र है। लेकिन इंडिया जो गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध बना है। इस देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए और न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बना है जी। वो डेवलपमेंटल अलायंस है। बहुत सारे अलायंस चुनाव के बाद और लोग उसमें जब जुड़ सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज जो विषय है वह देश में महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मणिपुर का हिंसा है, चीन का मुद्दा है, तमाम मुद्दा। एक छोटा सा मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने ही हम अखंड भारत बनाने जा रहे हैं। मैंने वीडियो जारी करके मोहन भागवत से 2 सवाल पूछा और मैंने कहा कि क्या भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी जी ने जो अखंडता शब्द का प्रयोग किया और उसके लिए भाईचारा और बंधुत्व की बात की, उसको सुनिश्चित करने का आप कार्य करेंगे? अखंडता का मतलब यह है, या फिर जो राज्य या देश भारत के कभी अंग थे उन देशों पर आप हमला करके उन्हें जीतने जा रहे हैं, या फिर वो देश किसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने आप को भारत में विलय करने जा रहे हैं? तो अखंड भारत का उनका दृष्टिकोण क्या है? टीवी पर आकर ये कह चलिए, देना आपने कि सवाल अखंड पूछा है, भारत हम लेकिन आज बनाने हम जा चर्चा रहे हैं। जो है इन उपचुनाव के नतीजों लेकिन पर मैं कर वही रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ, ठीक तो इस तरह का जो इनका जुमला है ना, इन्होंने कहा था ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ को रोजगार, लोगों को रोजगार चलिए, देंगे, इस पर बात हम करेंगे। चंद्रेश जी आगे भी बात करते रहेंगे, पहले भी चर्चा होती रही, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे इंडिया अलायंस की बात तो कर रहे हैं, क्या उसमें सारे लोग एक साथ हैं? वही प्रदीप भटनागर जी से मेरा सवाल ये था कि आप लोग इन 7 सीटों में से 3 सीटें जरूर जीत जाते हैं, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन बनने के बाद इसका नुकसान? उनका कहना था अभी के लिए आगे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चंद्रेश जी कहते हैं कि तो शुरुआत है, आगे इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या इंडिया अलायंस जो बात कर रहा है वो घटक दलों को अपने साथ इसी तरह से जोड़ रख पाने में कामयाब रहेगा कि नहीं? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी, चंद्रेश जी मुझसे चर्चा के लिए। और जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों के आधार पर निराश होने के लिए किसी भी दल के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 3 बीजेपी खाते में सीटें गई हैं, 4 सीटें विपक्ष के पाले में गई हैं, और वो चारों सीटें किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि अलग अलग पार्टी के खाते में गई हैं। तो ये कहना खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर कि जो जनता ने जो जनादेश दिया है वो 24 का परिणाम है, इसको लेकर कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 3 सीटों पर बीजेपी ने जो जीत दर्ज की, जिसमें से 2 पर बम्पर जीत हुई है और एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ठीक ठाक अंतर से मतों के लिहाज से जीत मिली है। तो फिलहाल ये आकलन लगाना, इस चीज के ऊपर निष्कर्ष के तौर पर जाना कि यही परिणाम आने वाले दिनों में परिवर्तित हो सकते हैं, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो एनडीए को भी अपने घटक दलों को और बेहतर तरीके से तालमेल के साथ आगे लेकर चलना है। और इंडिया गठबंधन को लेकर भी जरूरत इस बात की कि जो दावे करते हैं कि हम एक साथ हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर जाकर बयानबाजी करते हैं, अपने घटक दल के खिलाफ विरोधाभासी बयान देते हैं, तो वो एक चैलेंज के सामने जरूर रहेगा। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतने, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।